तो बजट आ चुका है, कुछ बल्ले बल्ले वाली हेडलाइंस बन रही हैं, कुछ ऐसी बन रही हैं कि अभी वो समझ नहीं आया। बजट बहुत भारी चीज़ होती है और चूंकि कैलकुलेशंस होते हैं, गणित और गणना से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बचकर चलता हूँ। पर एक मेहमान है हमारे साथ, वो बहुत बेहतर तरीके से हम उन पे बजट पर भी चर्चा करेंगे, टैक्स पेयर्स को लेकर जो भी बात कही जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और वही मेहमान जो है अपना इंट्रोडक्शन भी देंगी। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपका एक रिएक्शन इस पूरे ओवरऑल बजट को लेकर। सो मेरा नाम अंशिका त्यागी है। मैं क्वालिफाइड CMA हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कि एक 3 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज। तो आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मेरी जर्नी, मैं बेसिकली अभी जॉब कर रही हूँ, अभी मैं जॉब में हूँ। प्रैक्टिस से रिलेटेड मेरा है नाता कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ स्पेसिफिकली अपडेट्स में। मेरे ऑफिस में भी इस चीज़ की तारीफ करी जाती थी कि आप कोई भी चीज़ आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अपडेटेड रहते हो। तो ये बजट आपके मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में, क्योंकि मेरा पूरा फाइनेंस बैकग्राउंड Oh. रहा है ऑल टाइम। आपका एक रिएक्शन इस पूरे बजट को लेकर हाँ, अगर मैं 2 वर्ड्स में इसको बोलूँ तो मैं इसको बोलूँगी कि अच्छा भी है, और मतलब कुछ स्पेसिफिक्स लोगों के लिए अच्छा है, हर किसी के लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो हमेशा एक होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर लेते हैं कि हर किसी के लिए हर कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि दिखाई जाती हैं, वो एक्चुअल में नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि दिखाई गई हैं और एक्चुअल में वो उसका मार्केट पे नहीं दिखता है, या फिर एक्चुअल में दिखता नहीं है ग्राउंड लेवल पे कि कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें इस बार डायरेक्टली बेनिफिट भी दिया गया है, जिस पे हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और मेरे ख्याल है इसी वजह से लास्ट में ही आमतौर पर ये स्लैब जो होता है, हाँ। आमतौर पर हर वित्त मंत्री को हमने देखा है, ज़्यादातर, जितने बहुत ज़्यादा बजट मेरे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर वो लास्ट के लिए बचा के रखते हैं इसे। और आज तो जब उन्होंने ऐलान किया टैक्स स्लैब का तो बड़ी तालियां बज गई। तो क्या वाकई ये 12 लाख तक की जो छूट की बात कही जा रही है? अच्छा, एक कंफ्यूजन, ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में है, ये क्लियर है? ये स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करा है न्यू टैक्स रिजीम के लिए सर, Okay, ओल्ड टैक्स के लिए नहीं है। और ये 12 लाख समथिंग 12.75 उस तक की छूट है टैक्स हाँ, में, या इसमें भी कुछ पेंच है अभी? इसमें भी क्या है ना कि है तो 12 लाख तक पे जीरो टैक्स आएगा आपका, बट वो आपको डायरेक्टली, ये जो इसमें बीच में कंफ्यूजन कहाँ करती है गवर्नमेंट कि ये तो एक लाइन में बोल देती है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर बाद में उसके बाद टैक्स स्लिप्स निकाल के देते हैं, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट सिंपली अगर मैं एक लाइन में बात बोलूँ तो 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट इसलिए भी हो गया क्योंकि अभी लोग कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं ना तो भी वो देख रहे हैं यार कैलकुलेशन करने के बाद भी जीरो नहीं बन रहा है। तो इस चीज़ में उन लोगों को रिबेट एक होता है, रिबेट 87A, जब हमारा कोई टैक्स बन के भी है, जो स्लैब रेट्स बताए हुए हैं, तो उसमें अगर जो भी टैक्स बन के आ रहा है तो वो सारा टैक्स जो बन के आता है वो 87A की रिबेट में खत्म हो जाता है। मतलब कि जितना भी टैक्स बना है उतने की 87A की रिबेट बना देते हैं वो लोग, तो वो जीरो हो जाता है। लेकिन इस बार की बजट में इन्होंने मेंशन तो करा है कि 87A की रिबेट को 7 लाख की लिमिट से हटा के 12 लाख कर दिया जाएगा, बट एक ना अमाउंट मेंशन नहीं करा है, तो वो लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं उसको थोड़ा अगर विस्तार में समझाने की कोशिश करूँ कि कैसे कैसे स्लैब रेट्स बने हैं और कैसे आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, तो उसको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। मान लो मेरी इनकम 12 लाख रुपए है, तो मेरे गवर्नमेंट ने बोला 0 से 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं आएगा, 0%। तो 4 लाख को बिल्कुल काउंट ही मत करो। अब आते दूसरे स्लैब 4 लाख से 8 लाख, जिसमें कि 5% का रेट लगेगा। तो 4 लाख से 8 लाख के बीच में कितनी इनकम आ रही है? 4 लाख रुपए, उस पर 5% लगेगा। तो कितना हुआ वो? 4 लाख पे 5% 20,000 रुपये, 20,000 का मेरा टैक्स बन गया। फिर उसके बाद मेरा आता है, हाँ यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, जो कि एक 75,000 रुपये, हाँ फिक्स्ड है बिल्कुल। हाँ, तो ये पिछले बजट में इन्होंने 50,000 से 75,000 करी थी बढ़ाकर। तो एक भी 4 लाख से 8 लाख पे 20,000 टैक्स बन गया। अब 8 लाख से जो 12 लाख की इनकम है तो उस पर दोबारा से 4 लाख आया, फिर उस 4 लाख पे 10% लगेगा। तो मेरी वो हो गई कि मेरे को कितना टैक्स लग गया? 40,000 रुपये का। तो टोटल टैक्स मेरा बन गया 60,000 रुपये। अब ये जीरो कैसा हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन है जीरो कैसे होगा? तो कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी टैक्सेबल इनकम, मैंने बोला मेरी 12 लाख इनकम है, तो 12 लाख में से पहले 75,000 रुपये घटाए जाएंगे, तो मेरी टैक्सेबल इनकम बनी 11,75,000 रुपये। अब क्या हुआ? तो 11,75,000 में मेरी जो 0 से 4 लाख है उस पर 0, 4 लाख से 8 लाख पे 20,000, और जो 11,25,000 से 8 लाख के बीच में 3,25,000 पे जो टैक्स बनेगा वो समथिंग अराउंड कितना बना लूँ 32 समथिंग के आसपास बनेगा। तो मेरा टोटल टैक्स मिला के 52,500 रुपये के आसपास बनेगा टैक्स। तो अब क्या बोला है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि अभी जो
जो हमारी 87A की रिबेट है वो 25,000 रुपए तक की है न्यू टैक्स रिजीम में। ये पहले बहुत क्लियरली मेंशन करा गया था। ये मतलब 87A की जो रिबेट है इस पर डिपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे क्लियर नहीं करा है, लेकिन ये बात बोल दी गई है कि जो न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट पहले 7 लाख की लिमिट तक सारा टैक्स माफ हो जाता था, उसी को बढ़ा के 12 लाख तक की लिमिट बना दी गई है, लेकिन अमाउंट कोई मेंशन नहीं करा। तो हम ऑटोमेटिकली मान रहे हैं कि जो 52,500 रुपए का अमाउंट बन रहा है था 1 लाख पर मंथ, ये उन्होंने उनके स्पीच का एक हिस्सा था। तो मेरे ख्याल से ये धीरे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो 52,500 का टैक्स बना है वो उस 87 की रिबेट में कवर होके जीरो हो जाएगा। इस तरीके से टैक्स जीरो हो जाएगा। तो जिस तरह से फटाफट कैलकुलेशन करती हैं फिर मेरी तरफ देखती हैं, तो मैं चेहरा ऐसे कर लेता हूँ। वो इसलिए कर लेता हूँ, मेरा कैलकुलेशन गया हुआ है, इसको आप समझ लीजिए, इसीलिए इनके साथ में बैठा हुआ हूँ। एक और बात है, थोड़ा सा ये तय है कि ये सब न्यू टैक्स रिजीम के लिए, ओल्ड के लिए कुछ ओल्ड के लिए कुछ। एक बात और आपसे कि अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो कैसे आप देख रही हैं जिस तरह के इकॉनमी के हालात हैं, कैसे आप इस बजट को देख रही हैं? क्योंकि सिर्फ टैक्स से इतर भी हमें सोचना चाहिए, तो कैसे आप इस बजट को देख रही हैं अगर ओवरऑल इकॉनमी की बात की जाए तो? सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात करी जाऊँ तो इकोनॉमी का अभी जो रिजल्ट निकला है जीडीपी का वो बहुत अच्छा नहीं गया है, और ये बात गवर्नमेंट को भी बहुत जल्दी रियलाइज हो गई है, क्योंकि जितनी भी बाहर की आउटसाइड कंट्री की जो IMF का आंकड़ा अलग है, RBI का आंकड़ा अलग था, वित्त मंत्री ने कल जब इकोनॉमिक सर्वे दिया है वो डिफरेंट है। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है ना, कुछ सम टाइम डेफिनेटली इट हैपेंस कि जब आप नॉर्मली आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप भी किसी को अपने मैनेजमेंट को चीज़ें प्रेजेंट करते हो तो आप अच्छा करके प्रेजेंट करते हो, वही चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो इकोनॉमिस्ट है, जो थोड़े ओपोजिशन है, या फिर वो जो रियल डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रियल डेटा की अगर मैं बात करती हूँ तो जीडीपी हमारा जो क्लेम करा जा रहा था कि 6.6% रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं से बढ़ के 5.4% रह गया, और ये चीज़ गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे से रियलाइज करी है। और इसी चीज़ के लिए ये इतना बड़ा चेंजेस आया है, इतना क्योंकि जीडीपी में ग्रोथ, जीडीपी का रेट क्यों कम होता है, क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो पा रही है। हाँ। जितना भी सर्वे हुआ है उसमें क्लियर हुआ है कि कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए ही इनकम को हाथ में दिया गया लोगों के, ताकि उनके पास 200 रुपए किलो की तुअर दाल ले सके। बेसिकली हाउस होल्ड के लिए भी बेनिफिट ये मतलब हर जगह इसका बेनिफिट होगा, कम से कम मार्केट में पैसे का फ्लो एक बढ़ेगा, पैसे का फ्लो बढ़ा है। हाँ, exactly. एक और बात की टैक्स पेयर्स की बात, मैं थोड़ा फिर टैक्स पर आ रहा हूँ। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, मैं हर बार 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर, IAS PCS के रिजल्ट पे आपको कहता हूँ ना कि लड़कों संभल जाओ, लड़कियां बाजी मार रही हैं। टैक्स पेयर्स का जो आंकड़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उसमें भी महिला आय करदाता ज़्यादा हैं, बेहतर परफॉर्मेंस है। एक बात और है, तकरीबन 4 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं हमारे पास, और ITR ज़्यादा फाइल करते हैं, पर टैक्स पेयर्स हमारे पास तकरीबन इतने ही हैं। क्या ये जो इनिशिएटिव है जो वित्त मंत्री ने किया है, क्या ये उसको बढ़ाएगा, लोगों में वो भावना बढ़ाएगा कि वो खुद से आके इनकम टैक्स दें? क्योंकि ये तो तय है कि लोग कोशिश बहुत करते हैं बचाने की। से अभी इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, जितना भी आपने आंकड़ा बताया 4 करोड़ का, ये टोटल टैक्स फाइलर्स हैं जो कि रिटर्न फाइल करते हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से 2 या 2.5 करोड़ जितने भी लोग हैं वही एक्चुअल में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी सब तो नील रिटर्न फाइल करते हैं। हाँ, इसी वजह से मैंने अप्रॉक्स हाँ, तो जो होते हैं ना बाकी सब नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, लोग क्या होंगे कि मार्केट में आएंगे, 12 लाख को देखेंगे हम लोग नहीं है, तो वो इनकम टैक्स पोर्टल पे आना स्टार्ट करेंगे, तो उनका डाटा कैप्चर होगा, गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे, अच्छा इनकम है, डेफिनेटली इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। हाँ, ये बात हुई है कि क्योंकि इतना निर्मला जी ने जाल तो नहीं फेंक दिया, हर जगह सबको एक डेटा निकलवाना है, तो अभी तो लिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई, आधार कार्ड और पैन कार्ड का हर किसी का डेटा है। मतलब कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे आके आप जाकर देखोगे ना, तो AIS के सिस्टम में सब कुछ इन्वॉल्व है, मतलब कि सारी आपकी डेटा की आप कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, एवरीथिंग इज देयर, गवर्नमेंट को सब पता है आप क्या कर रहे हो, तो वो कुछ भी छिपा नहीं है। पहले अभी क्या करते थे हम लोग, छुपा लेते थे कोई ट्रांजेक्शन, अब आपका हर जगह पैन और आधार लिंक्ड होते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर अगर आप झूठी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि ये गलत है, इसलिए नोटिस आते हैं लोगों के पास। देख रहे हो विनोद, सरकार हर चीज देख रही है, तुम समझ रहे हो, जहां भी कार्ड जा रहा है, जहां भी UPI हो रहा है, सरकार उसको जान रही है, और उस दिशा में अच्छा कदम होगा। 2.9 करोड़ सिर्फ टैक्स दे रहे हैं कि भाई आप इतना कमा रहे हो, 10 रुपये 20 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना है। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें ये सुधार आएगा, कम से कम लोग जुड़ेंगे, डाटा है, लेकिन लोगों में भी एक अवेयरनेस काइंड ऑफ चीज़ है जी। इसके अलावा एक बात और है कि मैं बजट को लेकर थोड़ा सा और एलिब्रेट इसे कर दिया जाए कि बड़ी चुनौतियां उनके सामने थी, जो आर्थिक विकास दर है,
डेवलपमेंट रेट वो बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है। एक उनके सामने ये चुनौती थी, एक चुनौती रोजगार की थी। ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहता है। क्या आपको लग रहा है कि ये जो बजट है इन दोनों में कोई हेल्प कर पाएगा? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, बट हाँ लेबर इंटेंसिव को फोकस किया गया है। फॉर एग्जांपल कुछ नई नई कार स्पेसिफिकली फॉर पटना आई हैव सीन दैट कि पटना के लिए बहुत कुछ करा है कि पटना में बहुत सारे हब्स ओपन होंगे। वित्त मंत्री का बजट भाषण सुन के मुझे पता लगता है कि इलेक्शन कहाँ होने वाला है। प्लीज एग्जैक्टली या तो उसमें ये ना कि वहाँ पे रोजगार डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टली मुझे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं शो हुआ है, बट हाँ एजुकेशन को लेके कुछ बेटरमेंट किया गया है कि एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये लोग फोकस कर रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा एरिया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, आपको बूस्ट करेगा, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इंडिया में आएगा हर कोई उसको अडॉप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊँ तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे यूथ को फ्री में जो आप ट्रेनिंग अप स्किल ट्रेनिंग होते हैं ना, तो रूरल एरियाज़ में जाके उनको AI की ट्रेनिंग्स दो एंड आई विल बी द पर्सन हु विल बी होल्डिंग दैट कि आई हैव अ गुड एक्सपोजर इन दैट एज वेल। तो क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको क्या लगता है कि AI जो काम हम 2 घंटे में करते हैं या 5 घंटे में करते हैं वो AI 5 मिनट में कर सकता है। तो इससे लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ें खतरे में आ सकती है, जॉब खतरे में आ सकती है। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कुछ नया मार्केट में आ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। दूसरा, अगर कुछ नया मार्केट में आ रहा है तो उसको लाने के लिए भी लोग चाहिए। तो बस आपको अपने आप को अपग्रेड करना है एंड यू विल बी ऑल्सो लीडिंग इन दैट इंडस्ट्री एज वेल। तो एक और सवाल मेरा था, वो इलेक्ट्रॉनिक कार से जुड़ा हुआ है। हाँ, EV से जुड़ा हुआ है, उस पर बहुत फोकस रहा है। बट सवाल मेरा ये थोड़ा सा इतर है टैक्स से। इतर ये कि हम सस्ती तो कर रहे हैं कार, बट साथ ही साथ पैरेलल क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहे हैं। कार के चार्जिंग पॉइंट्स हो गए, बैटरी हो गए। जैसे बैटरी है, बैटरी का एक पर्टिकुलर पॉइंट पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना के पास है। तेलंगाना ने इसमें बड़ा इनिशिएटिव लिया था पिछली गवर्नमेंट ने। अभी रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन वही मेरा सवाल कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर? सो इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के टाइम में मार्केट में और गवर्नमेंट चाहती है, जैसे स्पेसिफिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने तो स्टेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट तो बहुत इनिशिएट करती है और बहुत सारी चीज़ें उसमें अगर आप सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे ही ये इंडिया लेवल पे भी होना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि आज के टाइम में मेरी एक फेवरेट कार अभी जस्ट लॉन्च हुई है BE60 महिंद्रा की। व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल अबाउट दैट कार, तो हर किसी को होता है यार इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पीपल अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने में। क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं, पहले उन चीज़ को एनालाइज करा जाना चाहिए मार्केट में। क्यों लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? कहीं ना कहीं मे बी जो एफिशिएंसी जो हमें लगता है कि कुछ मे बी या तो कुछ माइलेज का तो वैसे वो सस्ता ही रहता होगा, बट होता है ना कि लोगों को उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी जो भी है। पिकअप का इशू है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। फिर आदमी को लगता है कि वो कहाँ चार्जिंग पॉइंट ढूंढता है। राइट, अभी वो हाँ फॉर एग्जाम्पल दैट्स द बेस्ट पॉइंट वी नीड टू फोकस ऑन कि एटलीस्ट अगर हम कोई चीज़ मार्केट में उतार रहे हैं उसके लिए पहले पूरी मार्केट को रीड करो और जितनी भी रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उनको मार्केट में अवेलेबल कराओ ताकि लोग उसको इजीली अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मेन क्यों गवर्नमेंट फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ग्रीन एनर्जी, क्योंकि हमारा क्लाइमेट पूरा चेंज हो रहा है। क्लाइमेट कितना पॉल्यूशन ये सब चीज़ें हो रही है, तो हर गवर्नमेंट का मेन फोकस है ग्रीन डेवलपमेंट पे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना तवज्जो दिया और जा अब एक बिल्कुल शॉर्ट रिएक्शन आपका, शेयर मार्केट ऐसा लग रहा है कि वो बहुत वेलकमिंग नहीं है, कुछ सैचुरेशंस भी हैं। IT के शेयर बड़े उलझे से चल रहे थे, अब खबर ये कि FMCG के शेयरों में तो उछाल है, बट वेलकमिंग नहीं लग रहा है। तो या ये बहुत जल्दी मैंने सवाल पूछ लिया, इस पर रुक जाना चाहिए थोड़ा। बेसिकली जब कल मैं आपके 2-3 दिन पहले की या एक हफ्ते का ही मैं अगर मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करूँ या फिर लास्ट 1 मंथ का, तो ट्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था मार्केट में। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वेरियस ऑफ रीजंस, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ इंडिया का इकोनॉमी नहीं इम्पैक्ट करता स्टॉक मार्केट को, पूरा बाहर का है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेनली सिंपल वे में बोलूँ तो जो ये बजट रहा है इससे पूरी जो जितनी भी स्टॉक मार्केट है वो हिट नहीं होगी, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हिट होंगे। तो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में बूम दिखेगा आपको। तो ओवरऑल मार्केट को हम नहीं बोल सकते कि बहुत बूम जाएगा, बट स्पेसिफिक सेक्टर्स जरूर आपको बूम करते हुए दिखाएंगे, लाइक EV, फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन और भी कुछ जो जिनके रिलेटेड बजट से भी कुछ FMCG से रिलेटेड वो इवन जो कस्टम ड्यूटी रिलीज करी है बहुत सारी चीज़ों पे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, तो वो उन सेक्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। टैक्स को लेकर हालांकि बहुत सारे सवाल जवाब के सिलसिले बन सकते हैं, पर अभी मुझे लगता है यहीं पर इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोक देते हैं। अगर कुछ और भी बेहतर आप जानना, सुनना, समझना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके
जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आसान शब्दों में आपने सारी चीज़ें समझा दी और कैलकुलेशंस, आप कैलकुलेशंस करें, जो जानकारी अंशिका ने दी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशंस करें और निश्चित तौर पर आगे भी इसी तरह से हम आपके पास आते रहेंगे, बहुत आसान शब्दों में सारी चीज़ें समझाते रहेंगे। नमस्कार।